नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। आप देख रहे हैं सीधा सवाल, और सीधे सवालों के सीधे जवाब देने के लिए आज हमारे साथ हैं देश के सबसे युवा सांसद दुष्यंत चौटाला जी। दुष्यंत जी, बहुत स्वागत है आपका। अभी 4 साल से ज्यादा समय आप पूरा कर चुके हैं बतौर सांसद, तो अभी तक का अनुभव आपसे जानना चाहें, कैसा रहा? बहुत अच्छा अनुभव रहा, और सांसद बनने के बाद बहुत सी चीज़ें सीखी, बहुत से बदलाव कोई कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पर नहीं, देश पर लेवल पर हमने लाने का काम किया। जैसे सांसद बनने के बाद पासपोर्ट की एक बहुत बड़ी समस्या थी। सिरसा से, हिसार से, फतेहाबाद से लोगों को अम्बाड़ा और चंडीगढ़ पासपोर्ट बनवाने आना पड़ता था। मेरे द्वारा दिया गया सुझाव पार्लियामेंट में था कि क्यों नहीं जो डाक खाने आज मर रहे हैं, उन डाक खानों को रिवाइव करने के लिए पासपोर्ट की सेवा वहाँ पर शुरू करी जाए। एक बार तो ज़रूर अड़चने आई, पर मैं तो खुशनसीब मानता हूँ कि दिया गया सुझाव पहले हिसार में इम्प्लीमेंट हुआ, और आज धीरे धीरे प्रत्येक ज़िले के हेडक्वार्टर पर जहाँ जहाँ पोस्ट ऑफिसेज थे वहाँ पर इम्प्लीमेंट हो रहा है। और आज आपने देखा है लगभग 300 से ऊपर ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर पासपोर्ट की सेवा ज़िले के अंदर उपलब्ध है। और आज तो हिसार के अंदर खुशी होती है सुनने में कि इतना ओवरबर्डन्ड है पासपोर्ट ऑफिस कि लोगों को 6-6 महीने भी इंतज़ार करना पड़ रहा है। तो हमने तो दोबारा सरकार से मांग करी है कि 2 सेंटर्स वहाँ है, 3 एडिशनल सेंटर्स की सुविधा और खोली जा सकती है, जगह है। और उम्मीद रखता हूँ कि विद इन अ स्पैम ऑफ नेक्स्ट 3 मंथ्स वहाँ 5 काउंटर्स खुलेंगे, जिससे जो बैकलॉग है 6 महीने का, इसको भी हम स्पीडली फुलफिल कर पाएँ। आप लोगों पर आरोप ये लगते हैं कि इनेलो जब भी संसद में वोट करने का वक्त होता है, इनेलो के सांसद बी टीम का काम करते हैं बीजेपी के लिए। मैं तो पूछता हूँ किस चीज़ के लिए ये आरोप लगाने का लोग काम करते हैं। अविश्वास प्रस्ताव आया, कांग्रेस ने तो फिर भी सरकार के पक्ष में मीठी मीठी बातें करी। अगर सबसे कड़ी बातें और इस सरकार को चिताने की बातें किसी ने करी तो इंडियन नेशनल लोकदल ने करी। और जहाँ वॉकआउट करने की बात थी, जब हमें बात ही नहीं पूरी रखने दी गई, हमारा 3 मिनट बाद माइक बंद कर दिया, तो फिर अंतिम निर्णय यही था कि हम वहाँ से वॉकआउट करें। जब सदन के अंदर, डेमोक्रेसी के अंदर विपक्ष को बोलने का अधिकार नहीं है, तो मुझे लगता है कि सबसे अच्छा उसका विरोध प्रदर्शन यही कि आप वहाँ से वॉकआउट करें। हरियाणा पर आते हैं, क्या लगता है कैसा काम कर रही है सरकार? पूरी तौर पर विफल है। आज प्रदेश का युवा दद्दर की ठोकरें खा रहा है, किसान पूरी तरह परेशान है, महिला असुरक्षित महसूस करती है। गुड़गांव जैसी सिटी, जिसको मिलेनियम सिटी के नाम पर जाना करते थे, आज वर्ल्ड की टॉप 20 अनसेफ सिटीज़ फॉर वर्किंग वुमेन्स में काउंट होती है। तो कहीं ना कहीं हालात बुरे हैं। इकोनॉमिक्स प्रदेश की देखो तो आप 1.5 लाख करोड़ के कर्ज तले दबे हुए। आज तो ये हालात है कि हरियाणा सरकार कर्ज पे कर्ज ले जा रही है, क्योंकि पुराना कर्ज जो लिया है उसका इंटरेस्ट भी चुकाने के पैसे आज सरकारी खजाने में नहीं है। आज एम्प्लॉयमेंट की आप बात देख लीजिए, नोटिस निकाल देती है हरियाणा सरकार की ग्रुप सी और डी की जितनी वैकेंसीज पड़ी हैं उनको एडॉक बेसिस पे ठेकेदारों के माध्यम से फुलफिल किया जाए। कोई भी ऐसा एक सेक्टर नहीं है जहां हरियाणा की सरकार ये कह दे कि हमने विकास कराया है, उन्नति कराई है। केवल मात्र आज हमारे बीच में धार्मिक तौर पर, जातिगत तौर पर बंटवारा जरूर इन लोगों ने किया है, और जो 52 सालों का सोशल स्ट्रक्चर था इस प्रदेश का, उसको कहीं ना कहीं तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इनेलो पर आरोप ये लगते हैं कि आप लोग भी जाति को लेकर राजनीति करते हैं, जाट समुदाय को लेकर आप लोग सियासत करते हैं। हालांकि अब मजबूरियां ये है कि बीएसपी को साथ लेकर चलना है। अगर कोई आरोप लगाता है तो तथ्य लाने का काम करें। हम तो चौधरी देवीलाल जी की सोच के लोग हैं, और चौधरी देवीलाल जी ने हमेशा सेकुलरिज्म को आगे ले जाने का काम किया है। और मुझे लगता है कि उनकी चलाई गई एक भी योजना, या चौटाला साहब के राज में चली हुई एक भी योजना ऐसी नहीं है जो किसी जाति विशेष की हो। आप बुढ़ापा पेंशन उठाकर देख लीजिए, मेरे ख्याल से सिख भी बुढ़ापा पेंशन लेता है, ईसाई भी लेता है, मुसलमान भी लेता है, हिंदू भी लेता है। कोई भी ऐसी योजना, चाहे वो जच्चा बच्चा की हो, चाहे चुंगी माफ़ करने की हो, चुंगी पे ये तो नहीं पूछा जाता था कौन से धर्म का, कौन सी जाति का आदमी जा रहा है। जो भी चुंगी क्रॉस करता था वो प्रताड़ित होता था। तो हमने तो हमेशा कोई भी योजना इस प्रदेश में लाने का काम किया है, उसको प्रदेश के एक एक जन को फ़ायदा मिले, उसका लाभ मिले, उसके लिए शुरू करी थी। और आने वाले समय में भी इसी प्रकार से हम तो सबको साथ लेकर चलने वाले लोग हैं, सबकी बात को सुनने वाले लोग। अभी दुष्यंत जी, इनेलो 3 कार्यकाल से सरकार के भीतर नहीं आई है, यानी सत्ता में नहीं आई है, और जो बड़े नेता हैं वो जेल में हैं। इसमें कहा यह जाता है कि यही कारण रहा कि बीएसपी के साथ गठबंधन किया, कि आपके कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट रहा था कि सरकार में नहीं आएंगे। इस बात को दूर करने के लिए कहीं ना कहीं मजबूरी। बहुजन समाज पार्टी के साथ जो आना है, आज दोबारा 1989 की तरह एक माहौल पूरे देश में बन रहा है,
जहाँ लोग नेशनलिस्ट पार्टीज़ को हटाना चाहते हैं। और चौधरी देवीलाल जी कहा करते थे रीजनल पार्टीज़ और ओरिजिनल पार्टीज़, और इसलिए कहा करते थे कि रीजन की जो बातें हैं वो पार्लियामेंट के सदन पर कहीं ना कहीं दबती थी, वो अपनी बातें नहीं रख सकते थे, और उसके लिए निरंतर रीजनल पार्टीज़ को मजबूत किया जाता था। लोग उनको मैंडेट देते थे, वो केंद्र में सरकार बनाते थे, और कहीं ना कहीं फिर रीजन स्ट्रॉन्ग होते थे। आज आप उठाकर देख लो, महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना पूरी तौर पर सरकार के विरुद्ध में लगभग बोल रखती है। टीडीपी ने रिसेंटली अपना गठबंधन तोड़ दिया। बीजेपी के पास तो आने वाले समय में कोई अलायंस नहीं बचेगा, और जहाँ बीएसपी के साथ आने की बात है, आज बिल्कुल कमेरा वर्ग पूरी तौर पर प्रताड़ित है, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो किसान हो, चाहे छोटा व्यापारी हो। आज जीएसटी की मार सबसे ज़्यादा अगर किसी के पड़ी है तो छोटे दुकानदार के पड़ी है। आज जिस प्रकार से नई नई योजना ला रहे हैं, चाहे वो छोटा आड़ती हो, चाहे छोटा दुकानदार हो, उसको दिन प्रतिदिन कुचला जा रहा है, अफसरशाही को बढ़ावा दिया जा रहा है। और मुझे लगता है कि निर्णय बहुत ज़रूरी है नेशनलिस्ट मूवमेंट के लिए, कि जब समाजवादी बसपा एक हुई है, इंडियन नेशनल लोकदल बसपा एक हुई है, जेडीएस बसपा एक हुई है, अगर इसी प्रकार से देश में मुहिम चली तो आपको जनता दल का एक नया रूप देश के अंदर देखने बीएसपी और इनेलो एक बार पहले भी एक हुए, तो आपको जानकारी होगी पूरा, और याद भी होगा आपको 96 के अंदर इकट्ठे जैसे कि चुनाव परिणाम आते हैं, इनेलो गठबंधन तोड़ देती है। अभी बात ये है, या तो पहले जैसे स्थिति होनी है, या फिर चुनाव तक आप लोगों का गठबंधन। अगर आप हर चीज़ अतीत से कंपेयर कर भविष्य में चलेंगे तो शायद कभी भी आप कामयाब नहीं होंगे, जनता का समर्थन नहीं मिलेगा, और ना आप जनता के लिए विकास करा सकते। भविष्य क्या होगा किसी को नहीं पता, मगर आज की जो परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों में एक चीज़ स्पष्ट है कि दोनों पार्टियों ने जो विचारधाराएं एक करी है, उसके बाद लोगों का भरपूर मैंडेट मिल रहा है। लोग आज चाहते हैं कि दोनों पार्टी का राज बने, केंद्र में बहन कुमारी मायावती जी हों, प्रदेश के अंदर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का नेतृत्व मिले, और मिलकर एक दोबारा विकास की लहर पूरे देश और प्रदेश में चलाई जाए। यूपीए के साथ मायावती जा सकती हैं। पश्चिम बंगाल के चुनाव आने वाले हैं, उसमें बात यह है कि गठबंधन जो होना है उसकी तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। अगर कांग्रेस के साथ बीएसपी जाती है तो इनेलो क्या करेगी? देखिए, आप कहते हैं जा सकती है, आज तो हम तो साथ खड़े हैं। लोग बहुत सी बातें करते हैं। जब इंडियन नेशनल लोकदल और बसपा का अलायंस हुआ था तो कांग्रेस और बीजेपी के लोग कहते थे तो अननेचुरल अलायंस है। आज जब अलायंस इतना मजबूती से आगे चल गया तो अब कांग्रेस ही आकर ये कहने लगे कि बसपा तो कांग्रेस के साथ जाएगी। ये भी चर्चाएं हैं बसपा तो बीजेपी के साथ जाएगी, पर आपको विश्वास दिला देता कि गठबंधन अटूट है। बसपा और इंडियन नेशनल लोकदल मजबूती के साथ प्रदेश में और देश में चुनाव लड़ेंगे, साथ चलेंगे। ठीक है, क्या इस्वाइल को लेकर जो है खुद को जिंदा करने का प्रयास कर रही है इनेलो? देखिए, सतलुज यमुना लिंक कोई आज का मामला नहीं, ये आज से 40 साल पहले चौधरी देवीलाल जी ने जब 3 करोड़ रुपया पंजाब की सरकार को दिया था, इस सोच के साथ दिया था कि एक ग्रीन रेवोल्यूशन में जब सतलुज का लिंक यमुना से होगा तो एक बहुत बड़ी मूवमेंट और बहुत फ़ायदा हरियाणा प्रदेश की जनता को होगा। उस समय चाहे वो कांग्रेस की सरकार पंजाब में हो, उनने इसका विरोध किया। ये निरंतर विधानसभा और कोर्ट के चक्कर खाता रहा, मगर अब तो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस आ चुका, और हमारा धर्म बनता है कि जो लड़ाई चौधरी देवीलाल जी ने शुरू करी है, हम मिलकर उस लड़ाई को आगे ले जाने का काम करें। लेकिन आपके आलोचक ये कहते हैं कि चौधरी देवीलाल की ओर से नहर ना बनने देने की लड़ाई शुरू की गई थी। राजीव लोंगोवाल समझौते का खिलाफत उस वक्त की गई थी। उसकी बात करता है तो एक चीज़ मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि जो लोग ये बोलते हैं उनसे ज़रूर ये चीज़ पूछिएगा कि जब समझौता हो रहा था तो उस समझौते में हरियाणा का क्या क्या नुकसान था। चंडीगढ़ राजधानी के तौर पे हमसे छीनी जा रही थी, हमारे अधिकतम गांव पंजाब में डाले जा रहे थे। उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात थी कि हरियाणा प्रदेश को एक और पर गिरवी रखा जा रहा था, तो हरियाणा धर्म तो निभाना था। और जननायक स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी ने इसलिए कदम उठाया क्योंकि हरियाणा को बचाना जरूरी था। अगर पानी आता और हरियाणा ना बचता तो उस पानी का क्या फ़ायदा था। मगर तो सुप्रीम कोर्ट ने भी उस सारे वाक्य को समझते हुए देखते हुए ये आदेश दे दिया कि चाहे पैरामिलिट्री लगानी पड़े, केंद्र और प्रदेश की सरकार मिलकर इसका निर्माण पूरा करवाए कि कहीं ना कहीं जो हमारे 4-5 जिले आज पानी की मार झेल रहे हैं, पीने तक की किल्लत है। मेरी खुद की लोकसभा के अंदर 45 से ऊपर ऐसे गांव हैं जहां लोगों को टैंकरों में पानी खरीद कर लाना पड़ता है। मैंने स्वयं मेरे एमपी लाइट से 119 गाँव में पानी के टैंकर दिए हैं, इसीलिए दिए हैं कि आज वहाँ कोई शादी आज हो जाती है तो लोगों को
2-2 हज़ार रुपए का एक टैंकर खरीद के लाना पड़ता है कि बाराती प्यासे ना चले। जो एसवाईएल को लेकर लड़ाई इनेलो लड़ रही है, उसमें भी सवाल ये उठता है कि अभय चौटाला की लड़ाई है, सबकी लड़ाई जननायक, अगले जनयोद्धा, अच्छी बात है अगर कोई नेतृत्व दे अभय रहा है। चौटाला जेल भरो आंदोलन में भी आप काफी कम नजर आए। मैं जहाँ मैं प्रभारी था मैं हर जगह मौजूद था। उसके साथ साथ मुझे कॉन्स्टिट्यूंसी भी संभालनी है और भी जो युवा की जिम्मेवारी मेरे पास है वो भी निभानी। निरंतर अपनी जिम्मेवारी मैं निभा रहा हूँ। आप भिवानी में जो आखिरी जेल भरो आंदोलन था, मैं प्रभारी था, मैं मौजूद रहा। फरीदाबाद में मैं मौजूद रहा, पलवल में मैं मौजूद रहा, हिसार में मैं मौजूद रहा। जींद जिस दिन प्रदर्शन मुख्य तौर पर ये कार्यक्रम रहा अभय चौटाला साहब का, आप काफी कम दिखे, पार्टी का कार्यक्रम, तुलनात्मक रूप से काफी कम नजर आया, बहुत कम। तो ये इतना बोलना चाहूँगा कि एक पार्टी का कार्यक्रम था और पूरी इंडियन नेशनल लोकदल इसमें मौजूद थी। चलिए सवाल कई हैं जिनके जवाब लेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। दुष्यंत चौटाला साहब हैं हमारे साथ। सीधा सवाल आप देख रहे हैं। दुष्यंत चौटाला साहब, एक और नई पार्टी का गठन किया गया है हरियाणा में राजकुमार सैनी की ओर से। क्या लगता है, क्या वोट बैंक खिसक सकता है आप लोगों का भी? क्या नुकसान है किसी तरह का? देखिए, हरियाणा में एक खासियत है, चुनाव आते हैं तो पार्टियाँ आती है। पिछली बार भी 4 नई पार्टी बनी थी, आज उनमें से कितनी एग्जिस्ट करती है? कई लोग मर्ज कर गए, कई लोग सरेंडर कर गए, कई लोग राजनीति से दूर हो गए। अब भी चुनावी मौसम आ रहा है, बहुत सी पार्टियां आएंगी। मैंने तो सुना आम आदमी पार्टी, अकाली दल, ये भी हरियाणा में आना चाहती है। सबका स्वागत है, मगर हरियाणा का कोई एक दल है तो इंडियन नेशनल लोकदल है। और हरियाणा की जनता ने मन बना लिया, ये मैंडेट का फैसला कर लिया कि आगामी जो सत्ता बनाई जाएगी वो इंडियन नेशनल लोकदल की बनाएगी। लेकिन राजकुमार सैनी अलग तरह की राजनीति करते हैं। वो जाट समुदाय के मुख्यमंत्रियों के नाम लेते हैं, जिसमें चौधरी देवीलाल का नाम भी लेते हैं, ओम प्रकाश चौटाला साहब का भी नाम लेते हैं कि भेदभाव की राजनीति की गई, पूरे हरियाणा के साथ भेदभाव किया गया। देखिए, जिस व्यक्ति पे मैंने 3.5 साल टिप्पणी नहीं करी, उस व्यक्ति पे मैं टिप्पणी नहीं करूँगा। मगर कोई पार्टी बनाकर आता है तो हरियाणा प्रदेश सबका है। जो 1.5 करोड़ से ऊपर वोटर्स हैं, उनमें से किसी भी वोटर के पास ये अधिकार है कि वो अपनी पार्टी रजिस्टर कराए और मैदान में है। मगर चुनाव लड़ना, चुनाव लड़के जीतना, ये बहुत बड़ी बात है। पीछे लोग तो मुख्यमंत्री बनने के सपने ले रहे थे और उनकी पार्टी 2 विधायकों पर सिमट गई, और 2 पर सिमटने के बाद आज वो कांग्रेस में बैठे। कई ऐसे लोग थे जिनने क्षेत्र वाइज पार्टी बनाई थी। कोई पार्टी सिरसा से बनी थी, कोई पार्टी बहादुरगढ़ से बनी थी, कोई पार्टी अम्बाला से बनी थी, कोई पार्टी करनाल से बनी थी। एंड रिजल्ट क्या है? 0। अगर आप 0 बनना चाहते हैं तो जरूर आइए। मगर आज प्रदेश की जनता ने नेशनलिस्ट पार्टीज़ के विरोध में एक मन बनाया है कि आज प्रदेश के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल और बसपा के गठबंधन को लोग मैंडेट देने का काम करेंगे। आपने दवा घोटाले को लेकर आरोप लगाए थे, उसमें फिलहाल कहां तक मामला पहुंचा? सरकार ने पहले दिन भी ये विश्वास दिलाया था कि हम कैग का ऑडिट कर रहे हैं, और उसके बाद जब दोबारा हमने इंक्वायरी कराई तो सरकार की बौखलाहट भी सामने आई। इंक्वायरी की बात ना करते हुए हमें नशेड़ी तक कह दिया गया। और दूसरी ओर पर जहाँ रेवाड़ी से जो टीम सरकार द्वारा भेजी गई थी, उसके रिटर्न में रिकमेंडेशन आई है कि एफआईआर दर्ज करने का हमें आदेश दिया जाए। हिसार से रिपोर्ट आई कि यहाँ पर ये जो कंपनीज थी 3, ये एग्जिस्ट नहीं करती। तो कहीं ना कहीं सरकार ऐसे लोगों को सेफ पैसेज देने का काम कर रही है। आपने खुद देखा कि मनोहर लाल खट्टर ने जब ये टीचर्स स्कूलों के अंदर मल्टीपर्पज़ वर्कर की भर्ती के लिए 19 कंपनियों को ठेका दिया गया, पहले दिन आकर कहा कि इस पर इंक्वायरी होगी। अगले दिन मीटिंग होती है, सब पे स्टे लगा दिया जाता है, और फिर धीरे धीरे उन लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं करी जाती कि जो प्राइवेट के अंदर भी 50-50 हज़ार रुपये रिश्वत लेकर लोगों को एडॉक में नौकरियां दे रहे हैं, उनको परमिशन दी जाती है कि पहले पानीपत से आप शुरू करें, फिर आप गुड़गांव से शुरू करें, और फिर दोबारा इस ठेकेदारी प्रथा का प्रचलन बढ़ाया जाता है। एक नहीं, इस सरकार के अंदर अनेक घोटाले, और एज ऑपोजिशन ये हमारी जिम्मेवारी बनती है कि जनता की आंखों में हम ये सारी चीज़ें डालने का काम करें। मैंने तो स्वयं लोकसभा के अंदर भी ये मांग उठाई है कि इस पूरे मामले की कैग ऑडिट कराया जाए, और मैं उम्मीद करता हूं कि जयप्रकाश नड्डा जी जल्द इस पूरे मामले का। अभी इनेलो पर आते हैं। बहुत बार ये लगता है कि इनेलो के भीतर खुद मुख्यमंत्री बनने की लड़ाई है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी मुख्यमंत्री हों, इसमें तो ना सिंधे है। अगर आप विवाद की बात करते हैं तो किस प्रकार के विवाद की बात? सोशल मीडिया पर आपके इनेलो के
यूथ इनेलो जो है, युवा इनेलो जो है, उसके पदाधिकारी लिखते हैं अगला सीएम दुष्यंत चौटाला। किसी आपके को कार्यक्रमों में आपके उपस्थित होते हुए कहा जाता है अगला सीएम दुष्यंत चौटाला, अगला जननायक दुष्यंत चौटाला, अगला देवीलाल दुष्यंत चौटाला। मैं तो इस चीज क्या ये अनुशासनहीनता नहीं है? मैंने दिग्विजय चौटाला से भी सवाल किया था, अभय चौटाला साहब से भी यही सवाल पूछा, आपसे भी यही सवाल, क्या ये अनुशासनहीनता नहीं है? निरंतर हमने तो पार्टी के मंचों से बोला, मैंने तो खुद स्वयं डवाली से बोला था कि हमारे लिए एकमात्र चेहरा मुख्यमंत्री का है वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी। उसके सिवाय ना तो किसी के नारे लगाने की जरूरत, ना किसी को मुख्यमंत्री बनाने की जरूरत। आज के दिन भी यही निर्णय है, उसके बाद चौटाला साहब का फैसला है। नहीं, बहुत बार ये लगता है कि इनसो के अलावा यूथ जो इनेलो है उसको कैप्चर कर रखा है दुष्यंत चौटाला ने, दिग्विजय चौटाला ने। प्रोजेक्ट करने की कोशिशें की जा रही है कि दुष्यंत चौटाला को सीएम पद के उम्मीदवार के तौर पर पेश किया जाए। आपको कोई शक है? कैप्चर कौन कर सकता है इस डेमोक्रेसी? बात पर शक रखी है कि अगले सीएम मैं आपको ये पूछ सकता, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपको कोई शक है कि डेमोक्रेसी में कैप्चराइजेशन हो सकती है? आज ईवीएम का जमाना है, लोगों ने मैंडेट देना है, लोग हार जीत का फैसला करते हैं। एक माहौल इस तरह का बनाना, पिछले दिनों आपको सुना भी जब आपने कहा कि अगर ओम प्रकाश चौटाला कानूनी पेंच अगर रहा वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाते तो जो सबसे लोकप्रिय होगा वो मुख्यमंत्री बनेगा। क्या दुष्यंत चौटाला को लोकप्रिय बनाए जाने की कोशिशें की जा रही हैं? देखिए, जनता का मैंडेट है, जनता किसको बनाएगी, मगर पार्टी का ये फैसला है कि हम चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को अपना नेतृत्व देंगे। आपकी यूथ जो इनेलो है उसके प्रदेश अध्यक्ष रखे, जो कि फिलहाल कार्यकारिणी बदले जाने के बाद नहीं है, आपके सामने उनकी ओर से कहा गया, कैथल में कहा गया अगला सीएम दुष्यंत चौटाला, तो आपके सामने अगर इस तरह की बातें की जाती हैं, एक्शन अगर नहीं लेते तो लगता है कि दुष्यंत चौटाला की सहमति है, उसमें मौन सहमति है। दिन प्रतिदिन चाहे वो मीडिया टीआरपी के लिए कर रही है, चाहे कुछ चुनिंदा लोग विपक्ष में बैठकर इंडियन नेशनल लोकदल को कमज़ोर करने का प्रयास कर रहे हैं। इंडियन नेशनल लोकदल कमज़ोर नहीं हो, ये आपको पूर्ण विश्वास दिला देता हूँ कि हमारा संगठन बड़ा अनुशासित संगठन है और चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा का संगठन है, और सब कार्यकर्ता मिलकर एकमात्र लक्ष्य लेकर। मैंने खुद स्वयं कैथल में कहा कि हमारे लिए तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी श्री राम है, हम तो उनकी वानर सेना है, और हमारा एक लक्ष्य है, जिस तरीके से वानर सेना ने पुल बनाकर लंका तक श्री राम को ले जाने का काम किया, ये युवा साथी सारे मिलकर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को चंडीगढ़ तक ले जाने का काम। आपके विधानसभा में जो उपनेता हैं संधू साहब, उनकी ओर से कहा गया कि अभय चौटाला सीएम होंगे। हर आदमी अपनी विचारधारा को प्रोजेक्ट कर सकता है, पब्लिक के बीच में ला सकता है। विचारधारा है या फिर घोषणा किए जाने से पहले कहा जाना अनुशासनहीनता है, इसको क्लियर कीजिए कि इस पे तो फैसला निर्णय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी लेंगे। क्या उनके संज्ञान में ये बातें भेजी गई कि बहुत सारे कार्यकर्ता ये बातें कर देते हैं, विधानसभा में उपनेता जो हैं? आम जन अपने मन की भावना तो कहीं ना कहीं रखेगा, आप उसकी भावना को तो नहीं रोक सकते। आज फ्री, आज अगर आज डेमोक्रेसी के अंदर बात करें तो सबको अधिकार है वो अपनी बात रखे, मगर आप किसी के अधिकारों को छीन तो नहीं सकते। हाँ बिल्कुल, किसी का कोई विचारधारा है, किसी की कोई विचारधारा है, लोग अपनी विचारधारा रखते हैं, मगर मेरा ये मानना है कि इंडियन नेशनल लोकदल का सच्चा सिपाही केवल मात्र चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को प्रदेश का नेतृत्व देना चाहता है। जब नई कार्यकारिणी का गठन किया गया तब भी इनेलो दो धड़ों में बटी नजर आई। कोई आपने पार्टी छोड़ता हुआ देखा हो, कोई पार्टी से भागता हुआ देखा हो, पर मुझे लगता है मीडिया को ज़्यादा इंटरेस्ट हरियाणा के विकास पर नहीं है, मीडिया को ज़्यादा इंटरेस्ट खट्टर साहब की कमियों पर नहीं है। खुद नाम भी बताए और आपकी पार्टी के पदाधिकारी, स्वयं आपको बोल रहा हूँ, इनसो के कार्यकर्ता वो हैं, तो वो एक पहली बात तो ये कि वो सामान्य नहीं है, दूसरी बात मीडिया की अपनी बनाई खबर नहीं है। आपकी पार्टी के पदाधिकारी कहते हैं, आपकी जानकारी में बात है, आपके होते हुए कहा जाता है, तो मेरे स्वयं कि बुलवाया जाता है। मेरे स्वयं होते हुए अगर इस तरह की कोई वाक्य कभी हुआ है तो मैं स्वयं एक्शन लेता हूँ, मगर आज कोई वाक्य हमें देखने को ऐसा मिला ही नहीं। अब मीडिया अगर उस पर ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाए कि लोकदल में क्या चल रहा है, तो मुझे लगता है कि फिर मीडिया का काम ये रह गया कि विपक्ष को कोस लो, सत्ता का कहीं ना कहीं रास्ता साफ करो। मजबूत विपक्ष की भी जरूरत है, खासतौर पर जो मुख्य विपक्षी पार्टी है उसकी मजबूत होने की जरूरत। आप उठाकर देखो कि हमने हरियाणा प्रदेश का ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिस पर लड़ाई ना लड़ी। पार्लियामेंट से लेकर विधानसभा के पटल तक ऐसी कौन सी बात है जो इंडियन नेशनल लोकदल ने बीजेपी के प्रति ना उठाई हो। आपके साथ साझी करता हूँ मैं आपकी बात को क्लियर करता हूँ, मैं साझा करता हूँ। पानी की लड़ाई को हम अम्बाला तक लेकर आए, जेलें हमने भरने का काम किया, छात्र संगठन के चुनाव की बात थी, हम खुद अनशन पर बैठे, ट्रैक्टर की बात आई
तो हमने स्वयं सारे विधायकों ने, सारे सांसदों ने नितिन गडकरी जी से मुलाकात करी। सरकार नहीं झुकी तो फिर हमने निर्णय लिया कि हम ट्रैक्टर पार्लियामेंट में लेकर जाएंगे। आप ऐसा कोई काम तो बताइए जहां हमने विपक्ष का काम ना किया। आपने कभी ये बताया कि कांग्रेस की 4 साल की विपक्ष की अचीवमेंट्स क्या है? बहुत बार बताया। फिर दुष्यंत चौटाला साहब, आपकी पार्टी और आपके संगठन को लेकर हम चर्चा कर रखे हैं और खबरें ये भी रखी कि कार्यकारिणी को भंग इसीलिए किया गया क्योंकि दुष्यंत चौटाला के कार्यक्रम ज्यादा सफल किए जाते थे, कामयाब बनाए जाते थे। दिग्विजय चौटाला के जो कार्यक्रम थे वो ज्यादा कामयाब करते थे इनसो के कार्यकर्ता, युवा इनेलो के कार्यकर्ता बना सकते हैं, आना तो जनता का काम है। जनता जिसको देखना चाहती है, सुनना चाहती है, वहाँ पहुँचती है। आप क्या जनता को रोक सकते हैं? यानी आपको ज्यादा सुनना चाहती है जनता, सीधी सी बात। तो मैं अकेले मेरी बात नहीं करता। आप जेल भरों के अंदर अभय सिंह चौटाला जी भी थे, हरिचुनरी चौपाल के अंदर श्रीमती नैना चौटाला जी भी हैं। हमने युवा चौपाल लगाई, मैं भी स्वयं वहाँ गया। अनेकों कार्यक्रम हुए। आप ऐसा कोई एक कार्यक्रम तो बताइए जो हमारा विफल रहा हो। आज मीडिया को तो ये चीज़ दिखानी थी कि कहीं ना कहीं प्रदेश के किसी कोने के अंदर 22 के 22 जिलों के अंदर अगर कोई प्रोग्राम होता है इंडियन नेशनल लोकदल का तो बहुत मजबूती के साथ लोगों का वहाँ समर्थन मिलता है। क्योंकि आज लोगों ने ये फैसला कर लिया कि अगली जो सरकार प्रदेश में बनाई जाएगी वो इंडियन नेशनल लोकदल। अभी कैथल में इंसो की रैली की गई, आपको जानकारी होगी। मैं सवाल क्या करूंगी, रामपाल माजरा को आमंत्रित नहीं किया जाता है, आपके बड़े नेता हैं वो पहुंचते नहीं हैं। फैसला वो इंसो के अध्यक्ष का है कि वो किसको न्योता दे। पूरी इंडियन नेशनल लोकदल वहाँ पर पहुँची हुई थी। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी भी थे, अशोक अरोड़ा जी भी थे, हमारे पुराने परिवार के सदस्य तेजस्वी यादव जी, धर्मेंद्र यादव जी भी थे। ऐसा कोई पदाधिकारी नहीं था जो। तो इंसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके छोटे भाई हैं, अजय चौटाला साहब के छोटे बेटे हैं, वो रामपाल माजरा को आमंत्रित नहीं करते। सबको न्योता दिया गया था। मैं स्वयं कैथल के अंदर बैठक लेकर आया था, सारे लोगों को वहाँ बुलाया गया था, सबको निमंत्रण दिया गया। जिसके घर में प्रोग्राम हो रहा है उसको भी निमंत्रण की जरूरत है। आप भी कैथल के पाई में रैली करके आए दिसंबर में, आपकी रैली में आपके मंच पर भी वो नहीं थे। क्योडक गांव में अजय चौटाला साहब गए, कैथल के क्योडक गांव में, उस वक्त भी रामपाल माजरा जी नहीं थे। अभी कैथल में इंसो की रैली की गई, उस वक्त तो उनको आमंत्रित नहीं किया गया। वो मीडिया के सामने आके बता देते हैं कि मुझे बुलाया नहीं गया और मैं नहीं आया। कहना चाहते हैं तो उनके बेटे क्यों आए थे उन प्रोग्रामों में? आपको शायद खुद नहीं पता हो कि मैं तो उनके घर पे स्वयं सो के आया हुआ, अनेकों बार उनके घर पे गए हुए। मंच साझा करने में क्या परेशानी है? और रामपाल माजरा जी का अपना कद है, उनके बेटे आए ना आए वो एक अलग विषय हो सकता है। अगर किसी की विचारधारा छात्र संघ से ना मिलती है, ना जुड़ती है, तो उसको कैसे फोर्सफुली आप? इनेलो के कार्यक्रम में भी नहीं आते दुष्यंत चौटाला साहब, आपको पूरी जानकारी है। कैथल के पाई में जो आपकी रैली थी उसमें नहीं थे अजय चौटाला साहब। तो रामपाल माजरा जी आपकी पार्टी की टिकट पर लड़ते हैं, विधायक रखे हैं, आपके CPSO रखे हैं। बिल्कुल रहे। उनके बेटे का आ जाना रामपाल माजरा के ना आ जाने का जवाब हो जाएगा। उनकी व्यवस्था थी, अगर व्यवस्था थी तो वो स्वयं पहुंचे। अगर हमारे यहाँ पर स्टेट बॉडी की बैठक थी और मेरा दिल्ली के अंदर एक जरूरी कार्यक्रम था, दिग्विजय सिंह यहाँ पर आए थे, अभय सिंह जी यहाँ पर थे, तो क्या सारों का मौजूद रहना एक फंक्शन? ये हर बार यूं ही क्यों होता है? पब्लिक ये जानना चाहती है कि अजय चौटाला के, हालांकि मैं परिवार की कहूंगी, उनके परिवार के जो कार्यक्रम होते हैं रामपाल माजरा नहीं आते। अगर मैं खबरें अभी तक पर जाऊँ, आपके ऑफिस के अंदर इंटरव्यू दूं, सारे खबरें अभी तक के कर्मचारियों का मेरे से मिलना तो जरूरी नहीं है। वो अलग क्यों हो गया? आप लोगों को वोट किया, आप भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, हम भी एक ऑर्गेनाइजेशन। आप लोगों को वोट किया जाना है, आप मुख्य विपक्षी पार्टी हैं, आपके संगठन के भीतर क्या चल रहा है इसमें लोगों की दिलचस्पी है। खबरें अभी तक में क्या चल रहा है उसमें लोगों की दिलचस्पी नहीं है। अभी दिग्विजय चौटाला जी की ओर से कहा गया कि कुछ गद्दार हैं पार्टी में, हर पार्टी में कुछ काली भेड़ हैं जो कि कार्यक्रम को नाकाम करने की कोशिशें कर रही हैं। वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी भी कहते थे कि काली भेड़ें हैं जो कहीं ना कहीं संगठन को तोड़ती हैं, जिन लोगों ने सरकार के दौरान तो भरपूर फायदा उठाया, मगर सरकार जाने के बाद आज 14 साल हो गए। पहचान है और उनको जरूर आने वाले समय में सबक भी सिखाया जाएगा। अब एक माहौल ऐसा हो गया है पूरे की हरियाणा में कि अगर दुष्यंत चौटाला को आगे किया जाता है, CM पद के उम्मीदवार के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाता है, तो इनेलो सरकार में आ सकती है। ये माहौल किसने बनाया? अब अगर ऐसा कोई माहौल है तो मैं ये मानता हूँ कि लोग मेरे काम करने के तरीकों को एक्सेप्ट करते हैं। और आपको भी अगर कोई संशय है कि काम कैसा किया जा रहा है, पर मैं निरंतर ये स्पष्ट कर चुका हूँ कि हमारे लिए एकमात्र उद्देश्य है कि हम प्रदेश का मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को बनाएं। लेकिन कानून अगर अनुमति नहीं देगा तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद फैसला लिया जाएगा। पिछले दिनों आपने कहा भी कि जो ज़्यादा लोकप्रिय होगा उसको मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। तो जनता का मैंडेट है, जनता क्या देखना चाहती है, जनता किस पे विश्वास करना चाहती है। आज
जहाँ जनता का फैसला है वो केवल मात्र चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को नेतृत्व देने का है। आप खुद उठाकर देखो कि 99 से 2005 तक एनसीआरबी के डाटा आप उठा लो, क्राइम डिक्लाइन हुआ, प्रदेश की इकोनॉमिक इंक्लाइन हुई, प्रदेश के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, जॉब्स के अवसर आए, लोग उन्नति की ओर गए, प्रदेश बढ़ा। 10 साल कांग्रेस की सरकार में ज़मीनें बिकी और 4 साल बीजेपी की सरकार के अंदर तो केवल मात्र जात पात पे, धर्म मजहब। अभी बातें ये भी है कि इनेलो को वोट देना या फिर बीजेपी को वोट देना एक ही बात है। पोस्टफुल अलायंस कर लेंगे आप लोग? ना तो आप भविष्य को प्रिडिक्ट कर सकते, ना मैं कर सकता, मैं आपको पूर्ण ये विश्वास दिला देता हूँ कि 89 वाला माहौल बनेगा। जैसे जननायक स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी को एक जन समर्थन 87 और 89 में मिला था, जब 85 सीट्स विधानसभा की जीती गई थी, और उसके बाद जब चुनाव लोकसभा के हुए तो 10 की 10 सीटें चौधरी देवीलाल जी को जिताने का जनता दल में काम किया गया। पूर्ण ये विश्वास मन में आप रखो कि 2019 के अंदर चाहे लोकसभा विधानसभा के चुनाव साथ साथ हों चाहे अलग अलग हो, हरियाणा की जनता एक मन बनाकर वो मैंडेट देने का काम करे। ठीक है, लेकिन दुष्यंत चौटाला सांसद का चुनाव लड़ेंगे या फिर विधायक का चुनाव लड़ेंगे? हमारी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी देंगे। पिछली बार लोकसभा लड़ा के विधानसभा लड़ाया था, साथ होंगे तो जो सा चुनाव लड़ाएंगे। और मैं तो आपको पूर्ण विश्वास दिला देता हूँ, लोकदल का एक भी ऐसा कार्यकर्ता नहीं है जो चौटाला साहब के आदेश से दाएं और बाएं होगा। हमारा तो सर्वधर्म ये है कि जो निर्णय उनका आएगा, अगर वो बोलेंगे विधानसभा लड़ना है तो विधानसभा लड़ेंगे, अगर वो कहेंगे लोकसभा लड़ना है तो लोकसभा लड़ेंगे। साथ ही कौन सी पार्टी ऐसी रखेगी जिससे आप मानते हैं कि टक्कर रखेगी 2019 में? एकमात्र कार्य है कि लुटेरों को इस प्रदेश से उखाड़ फेंकना है, चाहे वो बीजेपी के चेहरे पे आए चाहे वो कांग्रेस के चेहरे पे आए, उनको उखाड़ फेंक कर प्रदेश के अंदर कमेरे की इंडियन नेशनल लोकदल और बसपा की सरकार बनाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया, बातचीत की। तो दुष्यंत चौटाला को आपने सुना, जिनका कहना है कि एक ही मकसद है 2019 का, लुटेरों को सत्ता से बाहर उखाड़ कर फेंकना है और बीएसपी और इनेलो एक साथ सरकार बनाएंगे 2019 में।